नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो आप देख रहे हैं, प्राइम टाइम उत्तराखंड। और आज चर्चा होगी शैलजा जी के दौरे को लेकर। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो चली है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शेष जी दौरे पर देहरादून पहुंच चुकी हैं। इससे पहले भी, आज से कुछ हफ्ते पहले भी वो आई थी। शैलजा की गढ़वाल मंडल के 4 जनपदों में होने वाली बैठकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन को कांग्रेस संगठन मजबूती की कवायद तो बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उनसे जोड़कर देख रही है और कहीं ना कहीं इसे अंदरूनी कलह को छुपाने की कोशिश करार दे रही है। बड़ा सवाल यही है, क्या कुमारी शैलजा अपने दौरे में ये जो फर्जी पीए कांड के बाद बिखरे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएगी? और क्या ये दौरा आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? चर्चा करेंगे इसी पर। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा एक बार फिर मिशन उत्तराखंड पर निकल चुकी है। देहरादून पहुंचने के बाद उन्होंने गढ़वाल मंडल के 4 जिलों के 6 दिवसीय दौरे की शुरुआत की है। कार्यक्रम के मुताबिक शैलजा के दौरे की शुरुआत ऋषिकेश से हुई। शैलजा के दौरे में 7 मई को श्रीनगर में पौड़ी जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, 8 मई को केदारनाथ धाम दर्शन के बाद रुद्रप्रयाग में संगठनात्मक समीक्षा, 9 मई को चमोली में जिला स्तरीय बैठक और बद्रीनाथ प्रवास, जबकि 10 और 11 मई को टिहरी समेत अन्य जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। कांग्रेस का दावा है कि इस दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी और आगामी चुनाव की तैयारी को धार मिलेगी। वहीं कुमारी शैलजा की इस सक्रियता पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा का यह दौरा संगठन मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी, खेमेबाजी और कथित भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश है। भाजपा का कहना है कि शैलजा के आने से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। देखिए, कांग्रेस में टिकट खरीदने और बेचने का कल्चर है और टिकट बेचने और खरीदने की जद्दोजहद में सभी कांग्रेसी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये गुटबाजी कांग्रेस में कितनी खरीद, कितनी फरोख्त, कितनी टिकटों की बोली लगनी है, किसे किसे दिए जाने हैं, तो शायद प्रभारी जी ये तय करने आ रही हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का कल्चर है और ये कांग्रेस के कल्चर का खुलासा उत्तराखंड में बहुत सही समय पे हुआ है। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है, कार्यकर्ता उत्साहित है और भाजपा संगठनात्मक मजबूती से घबराकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि यह दौरा आने वाले चुनावों के लिए निर्णायक साबित होगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रभारी जी आएंगी और तमाम लोगों से बातचीत करेंगी, फीडबैक लेंगी, तमाम अध्यक्ष और पदाधिकारी बैठे होंगे, कार्यकर्ता वरिष्ठ बैठे होंगे, उनसे बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। और आमने सामने जब हमारी राष्ट्रीय स्तर की नेता जब बैठी होंगी, उनसे सवाल जवाब होंगे, तो कहीं ना कहीं उसको भी अपने सवालों का जवाब मिलेगा। और आने वाले कल में मैं समझता हूँ कि इससे तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी के साथ भाजपा का डट कर मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सियासत में एक ठगी कांड ने भूचाल ला दिया है। खुद को राहुल गांधी का पीए बताने वाले एक शख्स ने समाज सेवी भावना पांडे से 25 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। आरोपी गिरफ्तार हुआ तो मामला सिर्फ ठगी तक सीमित नहीं रहा। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ये पैसा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हटाने के लिए दिया गया था, जिसका गोदियाल ने खंडन तो कर दिया, साथ ही जांच की भी मांग कर दी। अब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा के इस दौरे को कांग्रेस संगठन में नई जान फूंकने की कवायद बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दे रही है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली से जब कोई नेता आता है तो सभी की नजर होती है कि आखिर बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन जाहिर तौर पर उसे हाल फिलहाल की जोड़ी हुई राजनीतिक घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है और ये तो बड़ा मामला है। इसी पर चर्चा करेंगे। प्रभा बंदुनी भाजपा से हमारे साथ, प्रतिमा सिंह कांग्रेस से, वीरेंद्र भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में। तो सबसे पहले मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा प्रतिमा जी कि कांग्रेस में हाल फिलहाल में नेताओं के द्वारा जो बयानात दिए जाते रहे
और फिर ये जो ठगी का मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद कुमारी शैलजा जी का ये जो दौरा है गढ़वाल का, उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि प्रभारी महोदय का जो दौरा था वो पहले से ही प्रस्तावित था और उनको इस सारी बातों से जोड़ करके देखना मूर्खता होगी और उसे राजनीतिक ज्ञान की कमी कहेंगे। जो भी व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है उसको राजनीतिक समझ नहीं है, राजनीतिक वो इलिटरेट पर्सन। रही बात सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी में क्या बयानबाजी हो रही थी, आप पता नहीं, शायद बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, वो मतलब इतिहास हो चुकी है और वो कोई सोशल मीडिया पे बातें नहीं हो रही थी। वो हमारे एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने 7 साल का एक राजनीतिक जिनका करियर रहा है, उन्होंने अपने जीवन में अगर 15 दिन का राजनीतिक अवकाश लिया तो वो कोई सोशल मीडिया पे कही गई बात नहीं है। उन्होंने खुद इस बात को स्पष्ट किया कि मैं अपनी ऊर्जा को जो है सेव करने के लिए आगे 2027 के चुनाव में लगाने के लिए 15 दिन का अवकाश तो डिजर्व करता हूँ, उसको बयानबाजी से नहीं जोड़ना चाहिए। बयानबाजी वो होती है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में जो है पत्र जारी करते हैं, जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह जी को कोट करते हैं। मैं अजय जी के पत्र की बात कर रही हूँ, जिस पत्र के माध्यम से उन्होंने धामी जी की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाने का कार्य किया था कि ये जो प्रदेश है उसको सरकार में बैठे मुखिया है वो गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। किस ओर ये प्रदेश जा रहा है ये बड़ा दुखद है और दुख इस बात का है कि हम उस पे भी जरूर आएंगे प्रतिमा जी, उस पे भी जरूर आएंगे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, 2027 का विधानसभा चुनाव है, हर नेता अपने लिए लॉबिंग करता है, ये कोई विचित्र बात नहीं है जो हम सुन रहे हैं। हर नेता अपने लॉबिंग करता है पार्टी के अंदर, जाहिर बात है कि हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, वो भी अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, लेकिन ये पार्टी के अंदर हो रहा होता है। लेकिन जब ये निकलकर सामने आ जाए और कुछ ऐसी घटनाओं से निकलकर सामने आए जिससे पार्टी की छवि पर धब्बा लगे, तब तो सवाल उठना लाजमी है। अभिषेक जी, मुझे नहीं पता कि आप पार्टी में ऐसी कौन सी लॉबिंग हो गई जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात हो गई जो सार्वजनिक मंच पे आई है और जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक ठग अगर आपको ठग लेता है तो क्या आप उसको टीवी चैनल का अंदरूनी जो सामाजिक तौर पे वो मानेंगे? ठग तो ठग है ना, 420 का कोई दायरा नहीं होता। 420 व्यक्ति आपको भी ठग सकता है, हमें भी ठग सकता है और नरेंद्र मोदी को भी ठग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर उस ठग की बात को आप पार्टी की चीजों से जोड़ रहे हैं तो मुझे लगता प्रतिमा है जी, कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2022 में पार्टी से अलग थलग हुए क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला, अब वो पार्टी में फिर से आना चाहते हैं, लेकिन आपकी इस पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच में ही टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक नेता ये मानते हैं कि किस नेता की बात कर रहे हैं आप? किस नेता? उदाहरण के लिए संजय नेगी, उदाहरण के लिए संजय नेगी जी, संजय नेगी का नाम उस लिस्ट में शामिल था जो आला कमान के पास गई थी। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं अभिषेक जी, जब कोई पॉलिटिकल जो हम राजनीतिक जीवन में होते हैं तो ना किसी भी राजनीतिक दल के दरवाजे सदैव के लिए किसी के लिए बंद होते हैं, सबका स्वागत सदैव होता है जी। लेकिन जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल करते हैं जो पार्टी को छोड़ करके चला जाता है, उससे पहले उस लोग वहां के लोकल नेता जो होते हैं, उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करना होता है, उनके साथ बातचीत करनी होती है। हम अपने उन लोगों को नाराज करके जो बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े थे उन लोगों को पार्टी में नहीं ला सकते जो हमें छोड़ के चले गए। यही बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही कि वहां पे उन नेताओं को मनाने का दौर जारी है और अगली जो आप देखिएगा, अगली ज्वाइनिंग जो होगी 6 लोगों के अलावा, उसमें संजय नेगी का नाम होगा और संजय नेगी के अलावा ऐसे कई नेता शामिल होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज बड़े पद पर बैठे हुए हैं, हो सकता है कई विधायक भी हों। तो ये राजनीतिक जीवन है, इसमें ये कहना कि 22 को एक वरिष्ठ नेता ने नहीं मान रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हैं। भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, पूछ लीजिए इनके यहाँ तो अगर आप किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक से पूछने का काम किया जाता है। उनसे ही पूछ लेते। प्रभा बंदुनी जी, प्रभा जी, एक ऐसी अप्रिय घटना होती है, इंटरनल प्रोसीजर है, इसमें कोई मुझे लगता है जी प्रभा जी, एक अप्रिय घटना होती है ठगी की और उस पर सीधे आरोप लगा देना एक राजनीतिक दल पर कि यहाँ पे तो सीट के लिए खरीद फरोख्त होती है, क्या ये ठीक है? देखिए अभिषेक
ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए हैं। आरोप जो निकलकर सामने आए हैं कि जो ठगी हुई वो किस कारण से ठगी हुई, वो किसी पद के लालच में। आप ये लगा लीजिए, जिन लोग जो ठगी का शिकार हुए लोग, उन लोगों ने क्या कहा कि हमने इसलिए पैसे दिए कि हम जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है उनको हटाना चाहते हैं। तो ये ठगी तो सामने दिखाई दे रही है कि इनके बीच में जो इनके नेता है, कितनी वहां पर अंतर कलह चल रही है, सिर्फ फुटबल चल रहा है। कोई ठगी उन्होंने इसलिए नहीं दी कि हम आपको पद देंगे, उन्होंने कहा कि हम आपको जो गणेश जी खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे पास भी फोन आया था, उन्होंने खुद कहा कि मेरे, आप सुन लीजिए ना, उन्होंने खुद कहा कि मेरे को भी उस ठग ने कहा था कि अगर आपको हटाया जा रहा है, जो आपके शीर्ष नेतृत्व है वो आपसे खुश नहीं है। चलिए माहौल काफी गर्म हो गया है। मतलब ये है कि जो ठग है वो इनकी अंतर कले का ठीक है, फायदा उठा रहा है, जग सामने आ गया है। आप इसको ठीक है प्रतिमा जी मैं आपके पास वापस लौटूंगा। प्रभा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद है, और ये जितना भी इसको छुपाने का काम करेंगे उससे कोई फायदा होने क्योंकि जो इनके बीच की अंतर कलह है वो सामने आ गई है। अभिषेक ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ठीक है, आप लोग दोनों एक साथ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रतिमा जी आपने अपनी बात रखी है, प्रभा जी अपनी बात स्पष्ट करिए, फिर प्रतिमा जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी प्रभा जी। ना पूछिए, ये आप अगर इस कला को सामने लेकर आते हैं तो देखिए ये अटकलबाजी बहुत साधारण विषय है। चलिए ठीक है, और अगर ये नहीं लेकर आते हैं तो वो भी सबको पता चल गया, क्योंकि वो जो ठग है आज वो चलिए वीरेन जी से समझने की कोशिश करेंगे। वीरेन जी नेताओं को तो बहुत ठगते हुए सुना है, नेता खुद ठगे जा रहे हैं, बहुत कम ही ऐसा सुनने को मिलता है। ये जो स्थिति है, कह रहे कि कोई गणेश गोंदियाल जी को हटाने के लिए 25 लाख दे रहा है, तो ये किस तरह से देखे से, क्या सिर्फ इसे एक अटकलबाजी मान ले या फिर ये जो मामला निकलकर सामने आया किस तरह से देखना चाहिए? पार्टी की तरफ से करवा दूंगी मैं, आप नाम नहीं बताएंगी तो नाम बताइए नेता का। प्रतिमा जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, प्लीज मैं आपको मौका दूंगा, सभी बारी बारी से बोलिए। अच्छे से जानती होंगी, वो इनके लिए बहुत अच्छे शब्द प्रयोग करती हैं। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि उस ठग ने मेरे से भी पैसे लिए थे और इसीलिए लिए थे कि गणेश गोंदियाल जी को हटाना है। तो देखिए ये तो एक लॉबी बनी पड़ी है जो गणेश गोंदियाल जी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई, और वो खुद कितना भावुक हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है प्रभा जी आपने बात रख दी है, आज ही पद से इस्तीफा दे देता हूँ। ठीक है वीरेन जी आप बोलिए। और ये चीजें मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो सरेआम मीडिया में आ रही है, मीडिया के माध्यम तो प्रत्यक्ष की प्रमाण। वीरेन जी देखिए जाहिर तौर पर बीजेपी को मौका मिल गया इस घटना के बाद, कांग्रेस को लेकर कहीं ना कहीं जो नकारात्मक छवि उभर कर सामने आई उसको भुनाने का मौका मिल गया है। लेकिन इसे किस तरह से देखा जाए, तो ठगी का मामला निकलकर सामने आया, संजय नेगी का मामला निकलकर सामने आया, हरक सिंह रावत का मामला या हरीश रावत जी ने जिस तरह से शामिल हुए पार्टी कार्यक्रम में, तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या बीजेपी की बात को सच मान ले कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है? देखो अभी ये इसलिए नहीं कह सकता हूँ, क्या पता उनका जो ये यहाँ पर जो भ्रमण का दौरान था, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इलेक्शन मोड में तो निकल गई है। कल गणेश गोंदियाल जी की प्रेस वार्ता थी और उन्होंने एक बात कही कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अब बिंदु वहीं से था कि जो ठगी का मामला आया तो उन्होंने कहा मेरे से भी उसने बात करी है। उन्होंने ये भी कहा कि उसने पुलिस को सब बता दिया है, हालांकि सच मैं भी जानता हूं। इससे एक बात जरूर सामने आई कि भाई गोंदियाल जी ने कहा भाई भावुक तो हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं 1.5 महीने से मैं और मेरा परिवार सो नहीं पाया, मेरे खिलाफ 1.5 महीने से 2 महीने से साजिश चल रही है। अब जिस मुद्दे पे बात चल रही थी कि भाई यहाँ पर कि ये ठगी हुई है, जो महिला ठगी का आरोप लगा रही है, अब वो कनेक्शन जुड़ गया ना। उस महिला ने कहा कि भाई वहां पे एक बात उन्होंने और भी कही कि उसने ये कहा कि भाई सेटलमेंट कर लो। मैं उस नेता का भी नाम जानता हूं, मैं नहीं बताऊंगा। और ये पूरा प्रकरण जो खेल था ये तो था। अब बाकी अगर ये मुद्दा क्योंकि भाजपा कह रही है कि भाई इसने ये हो गया, बड़ी चिंता जता रही है भाजपा, तो अभी तो चुनाव इलेक्शन मोड है, ये तो चल, मैं इस पे नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, ये तो इलेक्शन मोड है, चलता रहेगा ये तो।
थोड़ा बहुत जो कांग्रेस की तरफ से जो था शक की जो नींव थी, और मुझे तो लगता है कि प्रवक्ता जी जो प्रतिमा जी थी वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, मैं देख रहा था उनके गोरियाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने एक बात यही कही थी कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और शायद उसी चीज को, और जो जहां तक भावना पांडे का वो है, अब भावना पांडे के स्टेटमेंट तो बदलते जा रहे हैं, वो सुबह कुछ कह रही है, दिन में कुछ कह रही है, अब वो बोल रही है कि ये बहुत बड़ा मामला था, ये दिल्ली से था, अब वहां से था, तो वो तो चलो आगे जांच का विषय है, कहाँ क्या होगा। जहां तक प्रभारी जी का है मामला, तो एक रूटीन प्रक्रिया है, चुनाव के उसमें रणनीति बनाएंगे लोग, चुनाव में अपने जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने उसमें जाएंगे, वो कितना उनको सक्सेस होते हैं कितना नहीं होते हैं ये तो भविष्य के गर्त में है। तो विवेक जी, अगर ये जो बात आप कह रहे हैं और जैसे कि आपने जिस कन्विक्शन के साथ कहा, अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही असहज स्थिति में कांग्रेस को डालता है कि उनका केंद्रीय नेतृत्व, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके पार्टी के सीनियर नेता ही अगर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, इन द सेंस ऑफ कि उन्हें ही नहीं पता कि उनकी पार्टी के अंदर कौन षड्यंत्र रच रहा है, तो ये तो बड़ी असहज स्थिति में कांग्रेस को डाल देता है। उनके कार्यकर्ता फिर किस ओर देखेंगे? अभिषेक जी प्लीज चलिए ठीक है, प्रतिमा जी आप जवाब कह दीजिए। रहे हैं आप बार-बार कह रहे हैं कांग्रेस को असहज स्थिति डाल दे रहे हैं, पहले मुझे जवाब दीजिए, पता से ये पूछ रही इसका शेयर रचा है, उसे कहा कि हमारे नेताओं ने अभिषेक जी, जो कांग्रेस से इस वक्त कुछ भी सुनने के मैं समझती हूँ उनको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रतिमा जी उनको आपकी पता है ऑडियो कि में जो थोड़ी मेल प्रॉब्लम है, आ रही है, उनके मैं आपके पाले पास से वापस निकल लौटूंगा, चुकी है। लेकिन प्रभा जी आप मुझे बताइए 25 लाख रुपए से कौन सा प्रदेश अध्यक्ष हटता है? विधायक की सीट पाने के लिए भी करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं लॉबिंग के लिए, अगर देखा जाए तो ये 25 लाख के क्या मायने निकाले जाए? नहीं, देखिए अभिषेक जी, जो ठग था उसने जिन भी नेताओं से कांटेक्ट करा है उसने 1 से 25 लाख रुपए लिए, लेकिन जो लोग थे, यहाँ ये भी बात निकल के आ रही है कि क्योंकि इनकी कार्यकारिणी का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, संगठन में बहुत सारे पद खाली हैं, तो इनके यहाँ वो परंपरा है कि अगर आपको संगठन में भी पद लेने हैं तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो उसी का परिणाम है कि अगर आज आप हमारे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की स्थिति देखेंगे तो इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, और जो कार्यकर्ता है जो तन मन धन से काम भी कर रहे हैं उनको भी पद नहीं दे पा रही हैं ये लोग, क्योंकि लॉबी इतनी ज्यादा है कि उनको पता है अगर एक कार्यकर्ता को कोई पद दे दिया जाएगा तो वो दूसरी लॉबी नाराज हो जाएगी। तो उसी का ये परिणाम है कि जब कोई भी आ रहा है इतनी आसानी से और इनको ठग के ले जा रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये राहुल गांधी का पीएओ, हमें कोई पद मिल जाएगा, हम इसको 25 लाख में, बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी बात है, कोई विधायक के लिए नहीं दिया है। तो प्रभा जी ये तो बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए ना किस प्रकार से राज्य में आज जो कांग्रेस पार्टी है उसका क्या हाल हो रखा है, हर जगह थू इनकी हो रही है कि संगठन के पद लेने के लिए भी इनके कार्यकर्ताओं को पैसे देने पड़ते हैं। और खुद उन्होंने कहा है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है अभी तक उन्होंने अपना जो टीम है उसका गठन नहीं किया है, तो क्या कारण है? तो अब ये चीजें सारी सब निकल के सामने आ रही है कि शायद यही एक कारण है कि जब तक वहां पर पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेन देन नहीं होता है। देखिए विधायक में तो ये लेंगे ही टिकट जो बांटेंगे ये लोग, और जो इनकी प्रभारी है वो तो हरियाणा की अध्यक्ष है, वहां पर भी उनके ऊपर गुटबाजी का आरोप लगता रहा है। हम सब ने देखा है किस प्रकार हार का सामना इनको वहां करना पड़ा, किस प्रकार वहां पे चरम पर गुटबाजी है। तो जो खुद गुटबाजी के लिए फेमस है वो यहाँ पर अगर प्रभारी बनकर आएंगे तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार क्या वो ठीक कर पाएंगे जो यहाँ पर अंदरूनी कलह कांग्रेस के लोगों के बीच में है, इनके नेताओं के बीच में है। तो अरे भाई आप मुझे भी बोलने का मौका दे दीजिए। ठीक है प्रतिमा जी बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति इस वक्त है उसमें कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। ठीक है प्रभा जी आपने भी बात रखी, प्रतिमा जी आप बोलिए। जी प्रतिमा जी, देखिए हमारी इज्जत की फिक्र आप मत करिए। सबसे पहली बात, हम देवभूमि की इज्जत भी बचा रहे हैं और अपनी इज्जत भी बचा रहे हैं। आप अपनी इज्जत की बात करिए कि आपके प्रभारी ने इस हमारी पार्टी में बिल्कुल ठीक है, उसका परिणाम आपने 2 दिन पहले देख ही लिया है कि हमारी पार्टी जहां भी हम जा रहे हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं। एक मिनट प्रभा जी आपने भी बात रखी है, प्रतिमा जी आप बेचने का काम नहीं करते हैं। ठीक है प्रभा जी, ये बयान दे रहे हैं प्लीज दोनों एक साथ मत बोलिए, स्पष्ट नहीं हो पाता। प्रतिमा जी सीधे मुद्दे पर आई है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा, जबकि जो लॉबिंग कर रहे हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है। प्रतिमा जी आप बोलिए। प्रभा जी आप अपनी बात रखती है, प्रतिमा जी आप बोलिए। प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप दूसरों के ऊपर जिस प्रकार आप गुस्सा कर रहे हो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप प्रभारी की इज्जत की बात करिए और अपनी पार्टी एक जी एक करके बोलिए प्रतिमा जी। विश्वास है कि
पुष्कर सिंह धामी जी का सही हाथ बात है, जवाब दे दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अभिषेक जी, मैं ठीक है। छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं मछली बाजार में नहीं बैठती हूँ। ठीक है, एक मिनट मुझे आप लोग दोनों एक साथ बोल रहे हैं। नहीं, एक प्रभा जी आपने बात रख ली है, प्लीज आप सुन भी लीजिए। आपने अपने आरोप लगाए, आप उसका जवाब तो ले लीजिए। प्रभा जी आप अपने बात रख लिया, प्लीज प्रतिभा जी को सुन भी लीजिए। आपने आरोप लगा दिया, आक्षेप जो लगाया उनका जवाब तो ले लीजिए। ये सुनेंगे कैसे? ये सुनने पाएंगे क्योंकि सुनने की बात बोलना चाहिए, सुनने के लिए मादा चाहिए। आप सही बात तो बोलो, जब मैं जवाब दे रही थी तो आप बीच में बोल रही थी, आप में सुनने का मादा नहीं है। जब मैं आपकी बात का जवाब दे रही थी तो आपको लग रहा था कि मैं आरोप लगा रही हूं, लेकिन अब मैंने सारी बात। ठीक है, मैं इस पे वीरेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। देखिए वीरेंद्र जी, एक बात तो स्पष्ट होती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लीडरशिप को लेकर कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे कुछ तो कंफ्यूजन है और गाहे बगाहे ये बाहर आ ही जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिनका जोर है और केंद्रीय नेतृत्व से उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के अंदर हैं जो इस बात को लेकर असहज होते हैं और उनके बीच में टकराव होता है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जिसके चलते इस तरह की असहज स्थिति कांग्रेस के अंदर देखने को मिलती है, खासतौर से तब जब 1 साल बाद वहां पे विधानसभा चुनाव है। वीरेंद्र जी, मैंने सवाल सुना ही नहीं। आपके घर पहुंचे? क्या कौन क्या कह रहा है? सुनने में तो आया नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है अपने दम से, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, हमारे लेकिन 4 मिनट हो गए आप लोग लोगों के यहाँ कहानी हमें पता है। चलिए ठीक है, समय भी इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात सिंपल सी है कि केंद्रीय नेतृत्व से कोई आ रहा है और जाहिर तौर पर इस वक्त सभी की नजर है, आने वाले समय विधानसभा चुनाव है और तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जो भी मूवमेंट्स हो रही है पॉलिटिकल, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जबरदस्त तरीके से हो रही है। इन सब के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। क्या लीडरशिप को लेकर असमंजस की स्थिति है? पार्टी के अंदर वो कौन से नेता है जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं? और जो अंदरूनी कला मची हुई है, क्या वाकई में अंदरूनी कला है जिसको सुलझाने के लिए कुमारी शैलजा आ रही है? और क्या बीजेपी उसमें अपने लिए एक मौका तलाश रही है? ये तो खैर आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजद टीवी। नमस्कार।